हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग देखेंगे एजुकेशन या शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद और इम्पोर्टेंस या महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जैसे कि आर्टिकल्स 21A हो गया, 45 हो गया, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं शिक्षा से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सूची देख लेते हैं कि शिक्षा या एजुकेशन को समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, जैसे कि भारत गणराज्य के संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस में 3 अलग अलग सूचियां हैं। ये तो पता ही है सबको कि 3 सूचियां हमारी। तो देखिए, पहली सूची है संघ सूची जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। इस सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? यूनियन सूची जिसका कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। वैसे ही हो जाएगा सेकंड है राज्य या प्रांतीय सूची जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट लिस्ट, जिसमें अधिकार जो होता है राज्य सरकार के पास होता है कानून बनाने का। ठीक है, अब देखिए थर्ड जो है उसको बोलते हैं समवर्ती सूची जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इस पे क्या है? इस सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं सरकार, राज्य सरकार दोनों को है। ठीक है, तो देखिए दोनों को इस पे कानून बनाने का अधिकार होता है जिसको बोलते हैं हम लोग समवर्ती सूची या फिर कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखते हैं। जैसे कि प्रारंभ में शिक्षा एजुकेशन प्रांतीय या राज्य सूची में थी, तो याद रखिएगा पहले किसमें थी? राज्य सूची में थी। फिर 1976 में 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन द्वारा शिक्षा या एजुकेशन को समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक है, तब से शिक्षा एजुकेशन की व्यवस्था करना केंद्र और प्रांतीय सरकारों द्वारा दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि पहले जो शिक्षा थी किस सूची में थी, तो आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। ठीक है, फिर उसके बाद 1976 के बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये किस में आ गई है? कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक, तो फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, जन्म से 6 वर्ष तक के शिशुओं की देखभाल और शिक्षा एजुकेशन की व्यवस्था। ठीक है, ये इसका कुछ ये हेडिंग होगी और इसके बाद हम लोग जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। सन 2002 में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में 86वां मतलब कि 86वां संविधान रिवीजन हुआ जिसमें अनुच्छेद 45 में यह परिवर्तन किया गया कि सभी राज्य सभी बच्चों को जब तक वे 6 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर ले बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस पे अगर पूछा जाए कि जन्म से 6 वर्ष तक शिशु की देखभाल और शिक्षा संबंधी प्रावधान या व्यवस्था किस अनुच्छेद में या फिर कौन से संविधान संशोधन द्वारा करा गया, तो आंसर हो जाएगा इसका 46वां संविधान संशोधन है 2002 में जो हुआ था, और आर्टिकल हो जाएगा 45। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा फ्री एजुकेशन की व्यवस्था किस पे करी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 के 86वां मतलब कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम से कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन के अनुच्छेद, याद रखिएगा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिसमें राज्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य एवं निःशुल्क व्यवस्था करेगा। ठीक है, साथ ही एक संशोधन यह भी किया गया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह माता पिता या अभिभावक के रूप में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के अपने बच्चों अथवा आश्रितों को शिक्षा एजुकेशन के अवसर प्रदान करेगा। इस दिशा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट REA 2009 भी अहम है जिसे हम अपनी अगली पोस्ट में देखेंगे। ठीक है, देखिए
सबसे पहले इस पे अनुच्छेद 21A इंपॉर्टेंट है कि 21A में क्या दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु की प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य एवं निःशुल्क व्यवस्था करेगा। ठीक है, ये हो गया 21 आर्टिकल 21A। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो एक हो जाएगा 21A और दूसरा हो जाएगा 45। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है फिर शिक्षा या एजुकेशन संस्थाओं में प्रवेश के समान अधिकार। अब देखिए अधिकार के बारे में कि कहाँ कहाँ कौन कौन शिक्षा में मतलब कि स्थापना मतलब कि स्थान या प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 29(2) में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी संस्थान, ठीक है, किसी भी संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद कौन सा हो गया? अनुच्छेद 29 का सेकंड है ये। ठीक है, याद रखिएगा 29 सेकंड में बोला गया है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश या जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं। देखिए फिफ्थ में बोला गया है स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन की विशेष व्यवस्था। तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद किस पे बोला गया है? 15 के 3 में यह व्यवस्था की गई है कि इस अनुच्छेद की किसी भी बात से राज्य को स्त्रियों या बालकों के लिए कोई उपवन बनाने में कोई बाधा नहीं होगी। ठीक है, तो 45 मतलब सॉरी अनुच्छेद 15(3) में बोला गया है कि इस अनुच्छेद में किसी भी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के कोई उपवन बनाने में कोई बाधा नहीं होगी। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए हमारे? आर्टिकल्स 21A, 29 सेकेंड और अनुच्छेद 15(3). ठीक है, अब देखिए अब आर्टिकल देखते हैं 17 और 46। देखिए समाज के कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जाति या जनजाति के बच्चों की शिक्षा एजुकेशन की विशेष प्रावधान। ठीक है, तो देखिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की 17 में देखिए 17 द्वारा सर्वप्रथम छुआछूत को समाप्त किया गया। ठीक है, तो छुआछूत जो है या अस्पष्टता या अनटचेबिलिटी आर्टिकल्स किसमें है? अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, फिर इसके बाद अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था की गई कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों विशेषतः की अनुसूचित जाति है, जातियों या जनजातियों SC या ST की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इसके लिए ट्रिक भी बनाई है आर्टिकल्स 1 to 51, जिसमें इंपॉर्टेंट क्योंकि ये यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा जिससे याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है फिर हमारा। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, ये आर्टिकल्स अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 46। ठीक है, अब फिर इसके बाद देखते हैं अल्पसंख्यकों की शिक्षा एजुकेशन की विशेष व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए संविधान के अनुच्छेद किसमें 30A के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। सॉरी, इस पे क्या बोला गया 30A में कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना या प्रशासन करने का अधिकार होगा। ठीक है, 30A में बोला गया। अब देखिए 32 में जो बोला गया है वो देखते हैं। 30 जो अनुच्छेद 32 है उसके अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य से किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों के प्रावधान में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, उनको देखते हैं, जैसे कि अनुच्छेद
350A है। तो देखिए मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, जो हमारी मातृभाषा है उसके माध्यम से शिक्षा जो होगी वो किस पे है, अनुच्छेद 350A में। तो संविधान के अनुच्छेद 350A के अनुसार प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी लोकल अथॉरिटी का यह दायित्व है कि वह भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर, मतलब कि जो स्टार्टिंग स्तर होता है उस पे मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो ये किस पे है, आर्टिकल 350A में। ठीक है, फिर इसके बाद है धार्मिक शिक्षा पर रोक। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार पूर्ण रूप से राज्य विधि द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो अनुच्छेद 28 है, इस पे क्या बोला गया है कि राज्य विधि द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद अनुच्छेद 22 में बोला गया है कि 22 में है कि राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थाओं में बच्चों को किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने में बाध्य नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की शिक्षा। अब देखिए जो हमारे स्टेट्स हैं उनके जो भाषा है उसके आधार पर शिक्षा। ठीक है, तो देखिए संविधान, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 344A में 15 भाषाएं, तो याद रखिएगा 15 जो भाषा हैं उनको राष्ट्रीय महत्व की भाषा घोषित किया गया था। तो जब हमारा संविधान बना था उसमें उस टाइम कितनी भाषा को ऐड करा गया था, 15। फिर इसके बाद हमारे कितने 7 जो भाषाएं हैं उसको और जोड़ी गई थी। ठीक है, तो जो 15 भाषा है उनको देख लेते हैं। पहली है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया और पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु जो है, सॉरी गलत हुआ, तेलुगु हो जाएगा, तेलुगु। और फिर इसके बाद हो जाएगा उर्दू। और फिर आगे चल के इस पे 7 और जोड़ी गई हैं जो है कोंकणी, मणिपुरी, डोगरी, बोगो, मैथिली, संथाल और नेपाली। ठीक है, इस प्रकार इस समय राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, 22। ठीक है, तो जो इस टाइम हमारी जो इस पे जो भाषाएं हैं टोटल्स वो कितनी हैं, 22 हैं। ठीक है, फिर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी का विकास किस आर्टिकल में बोला गया है। ठीक है, तो देखिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आर्टिकल 343 में हिंदी का, ठीक है, तो याद रखिएगा हिंदी को संघ की राज्य भाषा घोषित किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 351 में इसके विकास के लिए विशेष परिवर्तन करने की व्याख्या या व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए और अनुच्छेद हैं जो कि शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि 42 संविधान को देखा और आर्टिकल्स 45 को देखा है और 86 संविधान संशोधन को देखा है, 21A को पढ़ा हम लोगों ने, 29(2) को पढ़ा, 15(3) को पढ़ा, अनुच्छेद 17 को पढ़ा जो छुआछूत अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, अनुच्छेद 46 से पढ़ा जो अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड है शिक्षा संबंधी, और 30(1) को पढ़ा धर्म भाषा पे आधारित है, 30(2) को पढ़ा, 350A के अनुसार देखा इसको, और अनुच्छेद 28 को देखा और अनुच्छेद 22 को देखा और अनुच्छेद 344(1) को देखा, और फिर लास्ट है हमारा 343 जो हिंदी संघ की भाषा को घोषित है, हिंदी से रिलेटेड है, और अनुच्छेद 351 को देखा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अनुच्छेद जो शिक्षा संबंधी या शिक्षा या एजुकेशन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं कि इस आर्टिकल में क्या है और शिक्षा से संबंधित क्या आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।